नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की, जहां प्रशासन ने आम लोगों के सहयोग से संक्रमण पर न केवल काबू पाया बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। मंदसौर के कलेक्टर मनोज पुष्प हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो खुद बताएंगे कि कैसे जिले ने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल की हुई है। तो मनोज पुष्प जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने काम किया कि आज इस तरह की स्थिति है कि हालात काबू में आए हैं। निश्चित रूप से 2 महीने का जो समय था वो काफी डिफिकल्ट समय था और केसेस एक साथ इतनी तेजी से बढ़े थे कि वो कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को जो हमारे पास गवर्नमेंट के साधन, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स थे जी। इसके अलावा जितने भी हमारे पास एनजीओ थे उन सभी को हम लोगों ने एक समेकित तरीके से यूज किया। आपको हम बताएं कि मंदसौर जिले की जो हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी है उसमें मुश्किल से 500-700 बेड की कैपेसिटी, उसमें भी ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी तो मुश्किल से 150, वो भी इसलिए क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद हम लोगों ने ऑक्सीजन की सेंट्रल लाइन भी बना ली थी और एक ऑक्सीजन प्लांट भी बुला लिया था जी। इसके बावजूद भी हम लोगों ने जो प्राइवेट सेक्टर थे, आईएमए के लोग थे, उनके साथ जिले में 12 ऐसे कोविड सेंटर्स बनाए जो कि विद इन 10 डेज हमारे वो कोविड सेंटर तैयार हुए और एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे साथ एक साथ लगभग 1800 पेशेंट को हम लोगों ने ऑक्सीजन और कॉन्सेंट्रेटर के उपयोग करते हुए रखा था। इस बीच में हम लोगों ने दानदाताओं के माध्यम से और माननीय सांसद विधायक लोगों की निधि से लगभग 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था की, 5 हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट बनाए और इस तरीके से जनता को यूज करते हुए, दानदाताओं को यूज करते हुए हम लोगों ने एक ऐसा सेटअप बनाया जिसमें कि लगभग 2000 लोगों को हम ट्रीट कर पा रहे थे। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पार्ट था जिसमें कि हमने हॉस्पिटल और फैसिलिटी का डेवलपमेंट किया। एक दूसरा पहलू ये था कि हमने गांव-गांव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्कीम बनाई थी उसके अंतर्गत हर गांव में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के द्वारा सर्वे और सर्वेलेंस का काम कर रहे थे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया था जहां पर कि लोगों को आइसोलेट कर रहे थे। हर गांव में एक ऐसा छोटा सा नेक्स्ट हॉस्पिटल बना था जहां पर दवाइयां रखी हुई थी और ये दवाइयां हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से, सरकारी स्रोत भी थे और दानदाताओं के स्रोत भी थे, कोऑपरेटिव जो सेक्टर है हमारा उसके लोगों की मदद से हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड किट बनाया था और उस स्टैंडर्ड किट को सभी गांव में पहुंचाया था। आपको जैसे ही हम सैंपल लेते थे वैसे वो दवाइयां आपको देते थे और वो दवा शुरू कर देते थे। इसके अलावा सर्दी, खांसी, बुखार या कोई भी सिम्टोमेटिक चीज होती है तो हम ये दवा इंस्टेंट ठीक दे देते थे और इसका परिणाम ये हुआ कि गाँवों से जो शहर की तरफ इनफ्लो था उसमें काफी कमी आ गई और लोगों को हम ग्राम पंचायतों में जो हमने कोविड सेंटर्स बनाए थे वहाँ पे और 4 बड़े कोविड सेंटर्स हमारे डेवलप हुए, एक गरोठ में, एक सुवासरा में, एक पीपलिया मंडी में और उसके अलावा एक दलौदा में। इन सेंटर्स पर भी हम लोगों को रोकना शुरू किए, वहाँ ट्रीट करना शुरू किए क्योंकि एक समय ऐसा था कि आप सीरियस मरीज को भी कहीं ऊपर रेफर नहीं कर सकते थे क्योंकि जो हमारे बड़े सेंटर्स थे रतलाम, उज्जैन, इंदौर, वहाँ भी काफी मात्रा में पेशेंट थे तो हमको सभी को यही ट्रीट करना था। कुल मिला के हम लोगों ने आईएमए के सहयोग से, अपने लोकल डॉक्टर्स जो थे उन सब की मदद से और लोकल रिसोर्सेज की मदद से लोगों को ट्रीट किया और अच्छी बात ये रही है कि इसमें हमारी मोर्टेलिटी काफी कम रही और लगभग 5000 लोगों को हम लोगों ने इस बीच में ट्रीट किया और ये सभी लोग ठीक हुए। आज की तारीख में जिले में लगभग 20 के आसपास एक्टिव मरीज हैं और वो सभी होम आइसोलेशन में ही अच्छी स्थिति में है, किसी को भी फैसिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बिल्कुल सर, मुश्किल हालात रहे
और लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जो पहला फेज था और ये जो दूसरा फेज था, दूसरी लहर जो थी, तो ज्यादा कठिनाई किसमें हुई चीजें मैनेज करने में, ज्यादा मुश्किल किसमें रही? निश्चित रूप से दूसरा जो फेज था वो थोड़ा डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात इस फेज में ये थी कि जो लोग बीमार पड़ रहे थे उसमें से एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था कि वो बड़ी जल्दी डिटोरिएट कर जा रहा था। दूसरा, ऑक्सीजन की आवश्यकता एकाएक बहुत ज्यादा पड़ गई थी। कभी भी इतिहास में इतने ऑक्सीजन की न कभी आवश्यकता पड़ी थी, न हमारा सिस्टम यूज टू था। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाना एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। मंदसौर ऐसा जिला है जहां पर कि लिक्विड ऑक्सीजन का कोई स्रोत नहीं है। हमारी डिपेंडेंसी दूसरे जिलों पर थी। फिर हमने बहुत सारे नवाचार किए, उसमें भी हमने बहुत सारे स्थानीय लोगों की मदद ली। जो भी नॉन मेडिकल यूज ऑफ ऑक्सीजन था उसको मैंने बैन किया। जितने भी लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स घरों में थे, फैक्ट्रीज में थे, जहां भी थे उसको हमने उनसे प्राप्त किया। और जहां जहां से ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जा सकते थे, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के समीपवर्ती जिलों से, वहां से हम उसको भर के लाते थे। तो एक तो ऑक्सीजन की व्यवस्था इट वाज अ बिग चैलेंज, जो कि सेटल होने में 1 हफ्ते 10 दिन के आसपास लगा, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से झारखंड से और डिफरेंट गुजरात से अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन हुई। ये एक था। दूसरा, कुछ ऐसी दवाइयों के लिए क्रेज लोगों के बीच में हो गया था, जिन दवाइयों की उपलब्धता एकदम उस समय तत्काल नहीं थी, और उसकी उपलब्धता को बनाना और लोगों को पैनिक न हो, इसके लिए उनको कंट्रोल करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज था। इसको भी हम लोगों ने उस स्टेज में किया। तीसरा, लंग्स के डिटोरिएशन इस फेज में थोड़ा फास्ट था। जो वायरस के वैरायटी ऐसी थी कि उसमें लोगों का लंग्स बड़ी जल्दी डिटोरिएट कर रहा था और ऑक्सीजन लेवल काफी तेजी से कम हो रहा था। ये निश्चित रूप से बहुत कम परसेंटेज था ऐसे लोगों का, लेकिन उनकी संख्या अगर 10, 20, 25 भी आपके पास थी और आपको लगता था कि हम इनको कैसे संभालें, तो इट वाज अ बिग चैलेंज। लेकिन कट्टी और सैल्यूट टू माय डॉक्टर्स और स्पेशली प्राइवेट डॉक्टर्स, इवन जो लोकल लेवल के प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और उनके साथ ही हम लोगों ने ऐसे एक इंटरव्यू करके उनको सेम पेज पे लिया था कि जितने भी गांव-गांव में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड अदर डिफरेंट पैथी के भी जितने डॉक्टर्स थे, उन सबको हम लोगों ने ट्रेन करके एक पेज पे लाए थे और एक तरह की दवाइयाँ दे रहे थे। तो उन सभी की मदद से हम लोगों ने इसको पेज को कोप अप किया और भगवान की बड़ी अच्छी कृपा रही कि बहुत ज्यादा लोगों की डेथ नहीं हुई और हम लोग लोकल लेवल पर ही इन सभी लोगों को ट्रीट करने में सफल हुए। बिल्कुल। लेकिन ये दूसरा फेज जो था वो डिफिकल्ट फेज था फॉर दीज रीजंस जो मैंने आपको बताया। पहले में मैक्सिमम लोग असिम्प्टोमेटिक थे, उनको आइसोलेट करके हमने ट्रीट किया था और वो सभी लोग ठीक हुए थे। उस बार केवल पैनिक ये था कि एक नई बीमारी थी, किसी को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो हमको लोगों को समझाना, घबराहट कम करना, सैंपलिंग के लिए उनको परसुएट करना, ये इशू जरूर थे। लेकिन इस सेकंड फेज में इसकी जो क्रिटिकलिटी थी वो थोड़ा ज्यादा था। बहुत अच्छी बात ये थी कि जितनी तेजी से ये बढ़ा था उतनी ही तेजी से कम भी हुआ, तो हम इसको कोप अप कर पाए। लेकिन इट वाज सर्टेनली दी लार्जर और मोर डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई सेकंड फेज की। लेकिन एक चुनौती और एक खतरा जिसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है डॉक्टर की ओर से कि हो सकता है कि तीसरी लहर आए और तीसरी लहर में हो सकता है कि बच्चों पर ज्यादा असर पड़े। तो सर, उसको लेकर किस तरीके से तैयार है प्रशासन? हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हम दोनों फ्रंट पर एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम मंदसौर में बड़ा अच्छा हो रहा है। हम लोग एक 100 बेडेड बच्चों के लिए ही फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें से 40 बेड की आईसीयू होगी और 60 बेड की ऑक्सीजन सेंट्रल लाइन के साथ उनको ट्रीट करने की स्थिति में रहेंगे। जो चीजें आवश्यक है बच्चों को ट्रीट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग के पास है या हम लोग अगले महीने 2 महीने में उसको इकट्ठा कर लेंगे। इसके अलावा हम एक नवाचार लगातार कर रहे हैं इस जिले में, जिसमें कि जी
अभी से हम बच्चों की जो स्क्रीनिंग है वो गांव में भी कर रहे हैं, और जो हमारे फैसिलिटी हैं, जो पीएससी है, जो सीएससी है, उन सभी में हम लगातार स्क्रीनिंग कर रहे हैं बच्चों की, और ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कोई किसी भी तरह की कोई तबीयत अगर खराब होती है तो हमको अर्ली डिटेक्शन हो जाए, जल्दी पता चले और हम उसमें तत्काल कार्रवाई कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अपने को इक्विप कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग ये अगर तीसरा फेज आता भी है तो हम उसको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। और हम लोग कॉन्शियस हैं, अभी भी हमारी जो सैम्पलिंग है वो मोर देन 1000 हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम लगातार ऑब्जर्व करते रहें, और कहीं भी किसी भी तरह का अगर सिम्टम दिखता है तो हम अर्ली स्टेज में ही उसका मुकाबला करें। बिल्कुल, अर्ली स्टेज में ही इसका मुकाबला कर सकें, इसके लिए तैयार हैं आप। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस को लेकर किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि ब्लैक फंगस भी एक बड़ी चुनौती है और इसके भी मरीज कम ज़रूर आ रहे हैं लेकिन तेजी से आ रहे हैं। इसमें भी हम मंदसौर में हम लोगों ने थोड़ा प्रायर एफर्ट कर दिया था, और अच्छी बात यह है कि आज मंदसौर से रिलेटेड ब्लैक फंगस के बहुत ही कम केसेज है, 6-7 केसेज हमारे निकले हैं, और उनको भी हमने ट्रीट कर लिया है। 1 या 2 केस ऐसे हैं जिनको हमको MY में ऑपरेट करना पड़ा है। हम लोगों ने सेकेंड फेज का जब हम काम कर रहे थे उसी समय हमने जो पोस्ट कोरोना करके एक हमने अपना चैप्टर शुरू किया था, और पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन के लिए हमारी OPD लगातार चला रहे थे। यहाँ लाभ मुनि हॉस्पिटल है, वो बेसिकली तो आई हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो एक्सपर्ट थे, हमारे डॉक्टर्स थे, उनके साथ एक सोमवार और गुरुवार 2 दिन हम OPD चलाते थे, और सभी लोग जो कोरोना से ठीक हो गए थे उनका हम रेगुलर चेकअप कर रहे थे। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे जिले में कोई भी बहुत ऐसी बड़ी परेशानी न तो हार्ट से रिलेटेड और न ही लंग्स से रिलेटेड और आईज और नोज से रिलेटेड निकली। जो 5-6 जैसा मैंने आपको बताया लोग मिले थे, उनको भी हम ठीक करने में सफल रहे। शुरू में हमारी ये OPD 100-125 के आसपास आती थी, अभी पिछले दिनों में ये 15-20 के आसपास रह गई है। तो ये भी हमको ऐसा लगता है कि इसमें भी हमको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं दिख रही है। एक हमने अपना जो कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेटअप बनाया है, वहाँ पर हमारे सभी लोगों का एक पुल है जो कि कोविड से ठीक हो चुके थे, और हम प्रोएक्टिव होकर उनसे डेली बात करते हैं। ऐसा एक रोस्टर बना रखा है, तो हर दिन 100-150 के आसपास लोगों से बात करके उनका हालचाल लेते हैं, और जरा से भी किसी में अगर हमारे डॉक्टर को ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो उनको हम बुलाते हैं और उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। तो ऐसा एक प्रोएक्टिव मैकेनिज्म भी हमने बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशानी रही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग रहे जो जिनमें जागरूकता का अभाव आप कह सकते हैं, और जो जानबूझकर नहीं मानने को तैयार थे कि उन्हें भी कोरोना हो सकता है, सर्दी जुकाम। क्योंकि पिछली फेज में जो पहली लहर थी उसमें ऐसा देखा गया नहीं कि गांव में कोई भी केस आया हो, लेकिन इस बार गांव पर भी असर पड़ा है। तो गांव में किस तरीके से काउंसलिंग की गई? क्या उनके लिए भी कोई कॉल सेंटर स्थापित किया गया? उनकी भी काउंसलिंग डोर टू डोर की गई? किस तरीके से उसमें आपने काम किया सर? हम लोगों ने फर्स्ट फेज से ही गांव को भी अपने लूप पे रखा था। हमने एक जैसा आपको बताया कि बड़ा कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखा है, जो कि हमारा 24/7 चलता है, और इससे लगभग 100 के आसपास हमारे स्टाफ है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के ही लोग हैं, लेकिन हमने उनको ट्रेन कर रखा था, वो कॉलिंग किया करते हैं। वहाँ डॉक्टर्स भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी है। इसके अलावा हमारे 293 ऐसी टीम बना रखी है जो पिछले कोविड के समय से अभी तक आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की टीम है, जो कि राउंड विलेजेज उनको दिए हुए हैं, वहाँ के वो सर्वे लगातार करते रहते थे। वो पिछली बार भी कर रहे थे, इस बार भी कर रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि हमारी जो विलेज लेवल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, उस कमेटी में ये सभी लोग हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। ये लोग न केवल सर्वे में साथ रहते हैं, बल्कि सैंपलिंग में भी साथ रहते हैं और आइसोलेशन का काम भी करते हैं। तो हर ग्राम पंचायत के ऊपर ऐसी 2-3 टीमें हैं जो कि लोगों को समझाने का भी काम करते हैं। और इस बार चूंकि गाँव में भी कोरोना का असर दिखा और लोगों ने महसूस भी किया, इसलिए उनको इससे जोड़ने में कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई। हमारे पास
जिले में अगर कहें तो लगभग 15 दिन का एक ऐसा फेज था जिसमें कि गांव में काफी लोग बीमार पड़े थे। लेकिन इस जो माइक्रो लेवल का हमारा मैनेजमेंट था और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग थी, गांव-गांव में दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का जो हमारा काम था, उसके कारण विदिन 10-15 डेज हम पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर होके आ भी गए। और अच्छी बात ये रही कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लोग बीमार भी नहीं पड़े और बहुत ज़्यादा डेथ भी नहीं। बिल्कुल सर, लॉकडाउन जब था उस वक्त की स्थिति, अब चूंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो अनलॉक में किस तरीके से अब लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, और लॉकडाउन में भी क्या समझाने से बात बन गई थी या फिर थोड़ी सख्ती यहाँ पर प्रशासन को दिखानी पड़ी थी? जैसा कि ह्यूमन नेचर है, बहुत समझाने बुझाने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं मानते हैं और सख्ती भी करनी पड़ी। रोज नए प्रयोग भी करने पड़े, लोगों को मेढक बना के रोड पे चलाना भी पड़ा और फाइन भी करनी पड़ी। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने नए प्रचार भी किए। फिर हम लोगों ने जो रोड पे दिखेगा उसकी सैंपलिंग करेंगे, ये प्रयोग भी खूब किया और ये प्रयोग हम अभी भी कर रहे हैं। जिस इलाके में भी लॉकडाउन खुलने के बाद अगर भीड़ ज़्यादा हमको दिखती है तो वहाँ पे हम इनवेरिएबली सैंपलिंग प्रारंभ करते हैं और उन सभी लोगों के सैंपल्स लेते हैं। दूसरा, मास्क नहीं लगाने वालों के ऊपर हम लगातार फाइन करते जाते हैं। एक रूल ऑफ 6 रखा है हम लोगों ने कि एक जगह पर बिना किसी प्रयोजन के और परमिशन के 6 से अधिक आदमी नहीं रहेगा, और जहाँ भी 6 से अधिक आदमी दिखते हैं तो हम उनको फाइन भी करते हैं, उनके सैंपल भी लेते हैं। जो व्यावसायिक इलाके हैं, उन व्यावसायिक इलाकों में हमने व्यावसायिक संगठनों को ये जिम्मेदारी दी है कि अगर आपका दुकान है या आपके कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा तो हम आपकी दुकानें बंद कर देंगे। तो हम लगातार इस तरह के फीलिंग भी करते रहते हैं और इसका परिणाम ये है कि जो व्यावसायिक संघ हैं, इनके जो एसोसिएशन है, तो वो खुद ही कोरोना प्रोटोकॉल को पालन कराने में हमारी मदद करते हैं। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से अनलॉक होने से वायरस को कंट्रोल करने के एफर्ट में परेशानियां हैं। हम लोग इसका तरीका ये निकाल रहे हैं कि हम बड़े पैमाने पर अभी भी सैंपलिंग कर रहे हैं, लेकिन सुखद बात यह है कि वो सैंपल सभी लगभग सभी निगेटिव आ रहे हैं। जैसे कल हमने 1100 सैंपल किए थे तो उसमें 1 पॉजिटिव आया। परसों हमारी 900 के आसपास सैंपलिंग थी तो उसमें 2 पॉजिटिव आए थे। तो अभी पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ये नियत किया है कि हम लोग आने वाले लंबे समय तक बड़े पैमाने पर लगातार सैंपलिंग करते रहेंगे। प्रोटोकॉल के पालन कराने के लिए जो भी आवश्यक सख्ती होगी वो करते रहेंगे और वी वोंट लेट आवर सेल्फ टू बी सरप्राइज बाय थर्ड वेव। अगर वो आएगा तो हमारी जानकारी में हमको महसूस हो जाएगा कि सैंपल्स में पॉजिटिविटी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लॉकडाउन की जब स्थिति रही उस वक्त रोजी रोटी की समस्या भी बहुत से लोगों के सामने रही, खासतौर पर जो छोटे व्यापारी रहे, तो उनके लिए किस तरीके से मदद पहुंचाई गई? कोई नंबर इस तरीके था जिस पर वो कॉल कर सकते थे या फिर कोई ऐसे सेंटर्स बनाए गए थे जहां पर वो खुद जा सकते थे? एक तो हमारे जो इस बार का लॉकडाउन था उसमें आवश्यक चीजों को हम लोगों ने रोका नहीं था। जैसे पीडीएस की दुकानें थी, किराना की दुकानें थी, सब्जी फल, ये चीजें खुली रहती थी, लेकिन वहाँ पे लोगों की भीड़ नहीं होने देते थे हम। उसके समय तय कर दिया था कि सुबह 6 से 9 के बीच में ये चीजें हो जाएंगी और गार्डेड एक्टिविटीज जो थी वो लगातार चल रही थी। जो प्रोडक्शन यूनिट थे, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट थे, वहाँ पे उसको बंद नहीं किया गया था। केवल जो अनवांटेड एक्टिविटीज थी जिसके बिना काम चल जा सकता है, केवल उनको बंद रखा था हम लोगों ने। और जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है या पीडीएस की दुकानें हैं, मेडिकल के स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, वहाँ पे आदमियों की संख्या, मास्क का लगाना और जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने पर ज़्यादा जोर था इस लॉकडाउन के दौरान। और जहाँ कहीं अगर इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता था तो उनके साथ सख्ती करते थे, उनकी दुकानें, उनके एस्टेब्लिशमेंट जरूर हम लोग 2 दिन 4 दिन के लिए बंद कर दिया था। तो जो छोटे व्यापारी भी थे उनके इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट भी लगातार चल भी रहे थे, व्यापार भी हो रहा था। जो किराना व्यवसायी हैं, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, तो इस तरह की जो समस्या पिछले बार आई थी वैसी समस्या इस बार बहुत सामने नहीं आई। दूसरा, खाद्यान्न वितरण का बड़े पैमाने से काम किया, जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से।
तो 5 महीने तक जो खाद्यान्न है उसके वितरण का बड़े पैमाने पर काम हुआ। इस बार एक टेम्पोररी खाद्यान्न पर्ची देने का काम किया गया। ऐसे लोगों को जिनके पास बीपीएल के कार्ड नहीं है उनको भी सबको ये राशन दिया गया। तो उसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आई। सामाजिक संगठन और जो इस तरह के लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं वो भी लगातार अपना काम करते रहे, उसके कारण भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई इस बार। बिल्कुल बिल्कुल सर वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से वहां पर ड्राइव चलाई जा रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र वहां पर बहुत ज़्यादा अफवाहों की स्थिति रही है, बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति रही है, तो वो कैसे दूर किया जा रहा है उनके दिमाग में जो है संशय थी, लेकिन अभी तो बड़ा अच्छा उत्साह है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना उत्साह है उसके मुकाबले हम वैक्सीन पहुंचा पाए। हाँ। अभी जो मंदसौर के 103 सेंटर्स हमने बना रखे हैं और हर जगह हम रोटेशन से जैसे जैसे वैक्सीन हमको उपलब्ध होता है वैसे वैसे हम वैक्सीन वहाँ लगा रहे हैं। लेकिन वो अफवाहों की और लोगों के वैक्सीन नहीं लगाने का जो स्टेज था वो काफी पीछे चला गया है। अब तो लोग ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं और हम कम लोगों को लगा पाते हैं। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 10-15 दिनों में हमारे सप्लाई लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी और अगले 1-1.5 महीने में हम लोग मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। 1 से 3 जुलाई के बीच में एक बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलने वाले हैं। तो अवेयरनेस पार्ट में हमको भी लगता है कि ज़्यादा कुछ जिला प्रशासन को करने की आवश्यकता हो। लोग प्रति अवेयर हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण, शहरी, महिला, पुरुष, वृद्ध, यूथ सभी तरह के लोग वैक्सीनेशन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आगे आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से अब ज़्यादा अवेयरनेस ड्राइव की जरूरत है। बस हम लोग वैक्सीन को लाइन अप कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दें हम आने वाले 2-3 महीने के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपने अनुभव को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और दर्शक भी इस बात को समझ सकेंगे कि जागरूकता अभी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से जो लड़ाई है वो खत्म नहीं है। हाँ, यहाँ संक्रमण का खतरा जरूर थोड़ा सा थमा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।